हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 जिसका नाम है जंतु की संरचना व कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर इकाई 8 पाठ का नाम जंतु की संरचना। अब इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो चलिए उन बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले जंतु की बाह्य संरचना का सामान्य परिचय, यानी कोई जंतु बाहर से कैसा है उसका सामान्य परिचय, यानी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे। उसके बाद अगला बिंदु है हमारा जंतुओं के विभिन्न अंगों के कार्य और ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं वो जानेंगे। मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं के कंकाल तंत्र क्या होते हैं, संधियां उपास्थि तथा उनके कार्य, यानी जो ज्वाइंट्स होते हैं संधियां कहते हैं, उपास्थि मतलब जो एक तरह से कार्टिलेज या बोन्स होते हैं उनके बारे में भी यहाँ जानेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट है हमारा जंतुओं में गति। ये जंतु जो होते हैं ये गति कैसे कर पाते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को पढ़ना। तो सबसे पहली बात है जंतु। जंतु क्या है, जैसे मानव हो गया, गाय भेड़ बकरी, सांप बिच्छू, ये सब क्या है, ये सब जंतु हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, ये सब जंतु होते हैं। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय, सबसे एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। उसके पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है, उसी में अपना पूरा जीवन वो व्यतीत करता है और उसी एक कोशिका समय समय पर एक कोशिका को तोड़ तोड़ कर वो प्रजनन करता रहता है। मानव क्या है, गाय भेड़ बकरी क्या है, ये बहुकोशिकीय जीव हैं जो प्रजनन करते हैं, लेकिन इनका तरीका अमीबा से अलग होता है। ये लैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है। मनुष्य हो गया, गाय हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, ये सब, ठीक है। तो चलिए ये है जीव। अब आपने देखा होगा कि ये सारे जीव जो होते हैं ना, जैसे सांप हो गया, तो सांप क्या होता है, रेंगता है, जमीन पे चलता है, लंबा सा होता है। मनुष्य को आप देखते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, सीधे खड़े रहते हैं जमीन पर और सीधे चलते हैं अपने पैरों से। ऐसे ही आपने घोंघा देखा होगा, मछली देखी होगी आपने, गिलहरी देखा है, हाथी देखा है। तो आप देखते हैं कि ये जो जंतु हैं सब अलग अलग आकार के हैं, सबका आकार क्या है, अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग आकार हैं इनकी सबकी संरचना अलग अलग है, तो इनका रहन सहन भी अलग अलग है, इनका खाने पीने हर चीज़ का तरीका इनका क्या है, अलग अलग। अगर बात करें हम सबसे बड़े जीव की, तो धरती पर कहें या जमीन पर, जो स्थल कहते हैं जिसको हम, स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव हमने क्या देखा है, हाथी। हाथी क्या है, सबसे बड़ा जीव। लेकिन क्या हाथी से भी बड़ा कोई जीव होता है, तो हाँ, हाथी से भी बड़ा जीव होता है जिसे हम ब्लू व्हेल के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की मछली है जो समंदर में पाई जाती है, ठीक है। समुद्र या जो सी होते हैं, ओशियंस होते हैं, सागर महासागर, वहां पे ये ब्लू व्हेल पाई जाती है। ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीव है, ठीक है। बहुत बड़ी, मतलब अनुमानित कहा जाता है कि 30 वयस्क हाथियों के बराबर ये लंबी होती है और एक बार में 500 से 1000 लीटर पानी ये एक बार अपने मुंह में भर लेती है, इतनी बड़ी होती है। हजारों गैलन पानी, लीटर नहीं कहेंगे, हजारों गैलन पानी ये भर लेती है, जो ब्लू व्हेल होती है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां देख रहे हैं हम विभिन्न आकार के जंतु। तो जंतु आपने देखा विभिन्न आकार के हैं। अब इसी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु हो गए, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोनास, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये भी खाते हैं, पीते हैं, उत्सर्जन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक ही कोशिका होती है इनके पास। अब यहाँ पर ये जो एक कोशिकीय जीव को देखने का तरीका है, ये हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे, वैसे तो हम देख नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से भी हम तभी देख पाएंगे जब हम एक स्लाइड तैयार करेंगे। स्लाइड क्या होती है, एक प्लेन मिरर होता है, ठीक, एक प्लेन मिरर होता है, इसी के ऊपर हम स्लाइड तैयार करते हैं और सूक्ष्मदर्शी वाले यंत्र के नीचे रखकर देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे की कक्षाओं में धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे कि हम स्लाइड कैसे बनाते हैं, कैसे सूक्ष्मदर्शी में चीज़ों को देखी जाती है, ये सब कुछ धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। अब सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्लाइड, प्लेन स्लाइड चाहिए, कवर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, अभिरंजक चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, ब्रश, कैंची, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तब जाके हम सूक्ष्मदर्शी में चीज़ों को देख पाते हैं। तो चलिए, ये तो आगे की कक्षाओं में हम पढ़ लेंगे। अब यहाँ प्राणियों की बात करें तो प्राणी भी
आपने सुना होगा एक कशेरुकी प्राणी होते हैं, एक अकशेरुकी होते हैं। जिनके पास कशेरुदंड नहीं पाया जाता उनको हम अकशेरुकी कहते हैं, और जिनके पास कशेरुदंड पाया जाता है उनको हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं। कशेरुकी प्राणी में मनुष्य क्या है, सर्वोच्च प्राणी है। यानी एक तरह से कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनमें मनुष्य क्या है, सर्वोच्च प्राणी कहा जाता है। केचुआ हो गया, केचुआ में क्या है, केचुआ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी वो क्या है, अकशेरुकी प्राणी है। ठीक, अकशेरुकी जंतु में आएगा केचुआ। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेढक, अमीबा, मछली, सांप, शुतुरमुर्ग, कोलोमाइडोमानास, ये एक कोशिकीय जीव है। तितली, युगलीना, कछुआ, मछली, घोघा, ये सारे जीव यहाँ पे जंतु यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक तालिका दी गई है, ये तालिका आप खुद से भरने का कोशिश करेंगे। जैसे अमीबा है, क्या अमीबा का जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित होता है? नहीं, निश्चित नहीं होता, यानी नियत नहीं होता, अनियमित होता है। ऐसे ही आपको बताना है। तारामीन एक मछली है, केचुआ, मछली, इन सभी का आकार कैसा होता है, नियमित होता है या अनियमित होता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बताइए। तब तक हम आगे स्टार्ट करते हैं, और आप इसका जवाब देना, जरूर देना, बिल्कुल इसको छोड़िएगा नहीं, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो जंतु के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। अब जंतु है तो जंतु के अंग होंगे, उनके कार्य क्या है? तो जैसे एक अंग तो हमारा है पाचन अंग। जैसे मनुष्य का ही अगर हम देखें, मनुष्य एक जंतु है, उसमें क्या है, पाचन अंग पाया जाता है ना। तो पाचन अंग क्या करता है, भोजन को पचाता है। जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन को क्या करता है, उसको पचाता है। और जब भोजन अच्छे से पचेगा तभी हमारे शरीर में पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल पाएंगे और हमारा शरीर वृद्धि कर पाएगा। तो पाचन अंग में, मनुष्य के पाचन अंग की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से अंग मनुष्य के पाचन अंग में आते हैं? मनुष्य के पाचन अंग में जो सारी चीज़ें पचती हैं, जैसे हो गया वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, मंड हो गया, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब जो होते हैं ना, ये सब हमारे पाचन तंत्र में पचते हैं। ठीक है, इनका पाचन किया जाता है हमारे पाचन तंत्र के द्वारा। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी एक चित्र बना हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है ना, ये चित्र में आपको दिख रहा है पाचन तंत्र। तो यहाँ पे मुख से हमारे शरीर में पाचन स्टार्ट होता है। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग है जहाँ से पाचन क्रिया शुरू होती है। मुख में पाचन होता है, यहाँ पे हम भोजन को चबाते हैं। लार के द्वारा, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। और ये है ग्रासनली, ये इसका काम है भोजन को मुंह से पेट में पहुंचाना। ठीक है, ठीक है, मुंह से पेट में पहुंच गया यानी आमाशय में पहुंच गया। आमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये जाता है छोटी आंत में। ठीक है, ये पहुंच गया किसमें, छोटी आंत में। अब जब छोटी आंत में पहुंच जाता है फिर क्या होता है, छोटी आंत में जितना पाचन होता है सारा पाचन छोटी आंत में ही भोजन का हो जाता है। उसके बाद ये बड़ी आंत में जाता है भोजन हमारा। बड़ी आंत के बाद ये आता है कहाँ पे, बड़ी आंत में जाने के बाद ये आता है हमारे मलाशय में और गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तरीका होता है मनुष्य में भोजन के पाचन का। अब यहाँ पे देखिए, दो चीजें भोजन का पाचन करने में और सहायता करती हैं। एक तो है हमारा यकृत, ठीक, और एक है अग्नाशय। यकृत क्या करता है, ये पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, चॉकलेटी भूरे कलर का जो होता है ये यकृत होता है, यानी लीवर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर की यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृति है। भूरे रंग की होती है, चॉकलेटी भूरे रंग की होती है और पित्त रस का निर्माण करती है, जो कि भोजन पचाने में सहायक होता है। इसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय ये हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है और ये अग्नाशयी रस होता है, उसका श्रावण करती है यानी उसको निकालती है। ठीक, तो पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती हैं, पूरी तरह से पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। क्या क्या, पाचन अंग और पाचन ग्रंथि, ये सब जब मिलते हैं तो मिलकर ही पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। अब आते हैं आगे। तो यहां पर आपने देखा, ये तो मनुष्य का भोजन पचाने का एक तरीका था। अब इसमें आप देखेंगे तो एक कोशिका जीव जो होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, ये सब भोजन का पाचन कैसे करते हैं?
तो ये करते हैं क्या है ना, इनके पास जब भोजन इनको महसूस होता है कि हमारे आसपास भोजन है, तो ये अपने पदार्थ द्वारा भोजन को पकड़ लेते हैं और अपने शरीर में कैद कर लेते हैं और उस भोजन का पाचन करते हैं और पाचन करने के बाद उसका उत्सर्जन कर देते हैं और जितनी भी पोषक तत्व होते हैं उस भोजन से अपने शरीर में खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब होते हैं, इनमें सारा पाचन जो होता है कोशिका में होता है। केचुआ, तिलचट्टा, ये सब इस तरह के जो जंतु होते हैं, इनमें आहार नाल होती है पर पूर्ण विकसित पाचन तंत्र नहीं होता। ठीक है, क्या है, पूर्ण विकसित पाचन तंत्र नहीं होता। लेकिन जितने भी स्तनधारी जो जीव होते, जंतु होते हैं, स्तनधारी जंतु में जो होता है आहार नाल होता तो है ही है, साथ साथ पूर्ण विकसित आहार नाल कहा जाएगा उसे। ठीक है, स्तनधारी जीवों में पूर्ण विकसित आहार नाल पाया जाता है, जबकि केचुआ, तिलचट्टा आदि जंतुओं में आहार नाल पूर्ण विकसित नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऐसे पाचन तंत्र की तरह एक अंग होता है श्वसन तंत्र, या कहेंगे श्वसन अंग। श्वसन तंत्र कह लीजिए या श्वसन अंग कह लीजिए। अब श्वसन का मतलब, देखिए श्वसन का मतलब होता है कोई भी जंतु, जीव जंतु जो भी है वो श्वसन करता हो। श्वसन करने का मतलब आप सब अलग अलग तरह से, जैसे अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन जंतु की बात करें तो जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे अंतः श्वसन, यानी जब हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर खींचते हैं तो उसे अंतः श्वसन कहा जाता है, जिसको हम निःश्वसन भी कहते हैं। ठीक, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निःश्वसन या उच्छ्वासन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी शब्दावलियां हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये मनुष्य हो गए, गाय, भेड़, बकरी इस तरह से करती है, अपने नाक के द्वारा श्वसन करते हैं ये। वहीं मछली की बात करें अगर हम, मछली क्या करती है, मछली अपने गलफड़ों के द्वारा या गिल्स के द्वारा जो भी है श्वसन करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पे जो कीट पतंगे होते हैं, तिलचट्टा, मक्खी, तितली, ये सब क्या करते हैं, ये वायु नलिकाओं द्वारा जो करते हैं, श्वसन करते हैं। पक्षियों में फेफड़ों से संबंधित वायुकोश द्वारा जो होता है श्वसन होता है। ठीक है, तो ये श्वसन करने के तरीके हैं जीवों में। अब आते हैं हम, देखिए श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, नासिका आता है, नासमार्ग आता है, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं, ठीक है, ये फेफड़ा, ये सब क्या आता है, ये सब श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये सारे अंग आते हैं। अब आते हैं हृदय। मनुष्य के हृदय की बात करें अगर हम, तो हृदय क्या करता है, आपको पता है हृदय हमारा निरंतर, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक ये हृदय हमारा निरंतर धड़कता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। अगर बंद हो गया तो मनुष्य टपक जाएगा, मतलब मर जाएगा, टपकने मतलब मर जाएगा। ठीक है, तो हृदय हमारा, जो हार्ट है हमारा, हमेशा धड़कता रहता है। और मैक्सिमम, या कहा जाएगा, मैक्सिमम नहीं कहेंगे, सामान्यतः जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, वो हमारे शरीर के बाएं वक्ष में पाया जाता है। ठीक है, बाएं वक्ष में, यानी बाएं हमारे जो हमारा चेस्ट होता है, सीना होता है, उसमें बाईं तरफ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मुख्यतः अगर इनके भाग हृदय के कक्ष की बात करें तो दो कक्ष होते हैं, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। लेकिन हार्ट में टोटल अगर पूछा जाए कुल कितने कक्ष होते हैं तो वो 4 होते हैं। 4 कैसे, देखिए, एक तो होता है बायां आलिंद, एक होता है बायां निलय, और दूसरा होता है दायां आलिंद और दायां निलय। यानी सीधा सिंपल सा, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, इस तरह से 4 कक्ष होते हैं हमारे हृदय में। काम क्या होता है इनका, देखिए हृदय का काम, जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसका कार्य क्या होता है वो जान लीजिए। देखिए हमारे शरीर में रक्त प्रवाह होता रहता है। रक्त प्रवाह होने का कारण क्या है, हमारा दिल जो है उस रक्त को पंप करता रहता है और हमारा जो रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता रहता है। तो हमारे शरीर में जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऑक्सीजन आना
जब ऑक्सीजन हम बाहर से ग्रहण करते हैं तो हमें शरीर के हर कोशिका तक वो ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। वो पहुंचाने का कार्य करता है हमारा रक्त। ठीक, तो रक्त हमारे दिल में आया। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी आई कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होकर हमारे रक्त के द्वारा पहुंचा, तो हृदय के पास अशुद्ध, जो अशुद्ध है, अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है, वो पहुंचा। तो वो फिर हृदय ने पंप किया फेफड़े के पास। फेफड़ा क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला और फिर दोबारा ऑक्सीजन को ग्रहण करके उस रक्त में मिला दिया। अब ये ऑक्सीजन जब उस रक्त में मिल गया तो उसको हम शुद्ध रक्त कहेंगे या ऑक्सीजन युक्त रक्त कहेंगे। अब हृदय हमारा क्या करेगा, हृदय फिर से उस ब्लड को पंप करेगा और हमारे शरीर में पहुंचाएगा। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ये रक्त जाएगा धीरे धीरे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करेगा। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन जब सारे शरीर ग्रहण कर लेगा, फिर उस कोशिका के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास होगी वो उसी रक्त कण को दे दिया जाएगा। अब वो रक्त उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगी, फिर से हृदय के पास आएगी और हृदय हमारा फिर से उस अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़े का पास भेजेगी। फेफड़ा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, और ये क्रिया चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। इसीलिए हमारा हृदय जो है वो बराबर धड़कता रहता है, ताकि रक्त हमारे शरीर में निरंतर चलता रहे। ठीक है, तो ये कार्य होता है हृदय का। अब यहाँ पे कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का जो हृदय होता है वो 100 बार धड़कता है 1 मिनट में। आयु बढ़ने के साथ हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है। हृदय की धड़कन तापमान, क्रोध, डर, मानसिकता, चिंता आदि से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं हमारे अगले अंग पर, जिसको हम कहते हैं वृक्क। ठीक है, वृक्क मतलब किडनी। इसको हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, उत्सर्जी। देखिए हमारे शरीर में, जैसे अभी आपने देखा कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे शरीर के लिए एक विषैला पदार्थ है। कहेंगे क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक पदार्थ है। तो इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनसे कई सारे हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमें से एक है यूरिया। ठीक है, तो उस यूरिया को हमें बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर में ये एक विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो ये सारा कार्य हैंडल कौन करता है, हमारे शरीर में वृक्क होता है, किडनी होती है, वो हैंडल करता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये क्या विषाक्त पदार्थ है जो श्वसन से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो द्रव पदार्थ होते हैं अपशिष्ट, उनको निकालने के लिए, उनको पकड़ने के लिए वृक्क होता है। इन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये क्या है, हमारा उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है, जो किडनी है हमारा। अब मनुष्य में जो है 2 वृक्क पाए जाते हैं, यानी जो 2 किडनी है, ये 2 किडनी पाई जाती है, एक ये एक ये। ठीक, ये सेम का जो बीज होता है उसी के आकार का होता है लगभग। ठीक है, छोटा सा। और ये क्या करता है, रक्त को छानता है। रक्त को छानता है, जैसे हम चाय छानते हैं ना छन्नी की मदद से, तो ये हमारे शरीर का छन्नी है। ये जो किडनी है ये क्या है, हमारे शरीर का छन्नी है। ये हमारे रक्त को छानता है। अब छान कर जितने भी विषाक्त पदार्थ, जैसे यूरिया जो निकलता है, ठीक, जो यूरिया इकट्ठा होता है, उस यूरिया को कहाँ भेज देता है, उसको भेज देता है इस मूत्राशय में। ठीक है, मूत्राशय में यहाँ इकट्ठा होता रहता है और मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय तक पहुँचता है, वहाँ इकट्ठा होगा और मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाता है। यानी फिर जब हम टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो वो यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये क्रिया उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये क्रियाएं उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। चलिए, तो यहाँ पे आप वृक्क के बारे में जान गए। अब थोड़ी सी जानकारी वृक्क के बारे में और ले लेते हैं। वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य के एक गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो एक गुर्दा होता है, ठीक है, गुर्दा मतलब किडनी, वही वृक्क।
ठीक है, वृक्क को ही गुर्दा कहते हैं, उसी को किडनी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसके एक किडनी का भार कितना होता है? लगभग 150 ग्राम होता है, तो दोनों मिला के 300 ग्राम हो गया। इसके बाद आप देखेंगे एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकालता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट अन्य पदार्थ होते हैं। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उनमें से अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है। इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कहीं ना कहीं, या अगर नहीं भी सुना है तो आप जान लीजिए कि डायलिसिस क्रिया जो होती है उसमें हम ब्लड को छानने की क्रिया परफॉर्म करते हैं, छानने की क्रिया करते हैं, लेकिन कृत्रिम तौर पे, ठीक है, कृत्रिम मशीनों के तौर पे। जिनके जो है किडनी खराब हो जाती है उनके लिए होता है, गुर्दा खराब हो जाता है उनके लिए डायलिसिस करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं हम जनन अंग पर। जनन अंग, देखिए जनन अंग क्या होता है? जनन अंग ऐसे अंग होते हैं जिनके द्वारा एक नई प्रजाति उत्पन्न की जाती है। नई प्रजाति मतलब, प्रजाति का मतलब नई प्रजाति अलग वाली नहीं, जिस प्रजाति के आप हैं उसी प्रकार की प्रजाति आप उत्पन्न कर सकें, तो उन अंगों को कहते हैं जनन अंग। अब जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है? एक लिंगी जीव है, जंतु है, एक लिंगी जंतु है मनुष्य। जैसे नर हो गए तो नर, मान जिसको हम पुरुष कहते हैं, पुरुष के पास नर जनन अंग होते हैं जिसमें हमारा वृषण आता है, ठीक है, नर जनन अंग में हमारा वृषण आता है, ठीक, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, या सामान्य भाषा में जो हम कहते हैं ना गोली, ठीक है, वो होता है। वहीं मादा जनन अंग जो फीमेल्स होती हैं उनके जनन अंग में क्या? अंडा पाया जाता है, जिनको अंडाशय कहते हैं। तो ये हो गए एक लिंग वाले जंतु, ठीक है। मनुष्य क्या है? मनुष्य, गाय, भेड़, बकरी, ये सब एक लिंगी जंतु में आते हैं। लेकिन वहीं जैसे केचुआ है, केचुआ क्या है? केचुआ जो होता है ये द्विलिंगी जंतु है, ठीक, क्या है? द्विलिंगी जंतु, यानी इसको नर मादा वाला झंझट नहीं है, ये इसके एक ही शरीर में नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अब अमीबा क्या है? अमीबा भी एक कोशिकाई जंतु है, और ये अपना प्रजनन क्या करते हैं? ये अपने प्रजनन जो अपने आप को एक दूसरे भाग में तोड़कर करते हैं, यानी अपना एक शरीर, जो इनका एक शरीर होता है, इसी शरीर को धीरे धीरे दो भागों में तोड़ देते हैं और इनका प्रजनन हो जाता है, ठीक है। तो ये अमीबा करता है इस तरह से। तो ये तरीका है प्रजनन का, और प्रजनन का मतलब क्या होता है? जिस प्रजाति के आप हैं उसी प्रजाति की नई संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। चलिए, तो ये जान गए आप। इसके बाद आता है मस्तिष्क एवं नाड़ियाँ, या नाड़ियाँ मतलब तंत्रिका, मस्तिष्क एवं तंत्रिका। अब देखिए, मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। अब हमारे शरीर में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक का मतलब जैसे मान लीजिए आपने कहा आपको अपना मोबाइल उठाना है, तो आपने हाथ से पकड़ के आपने अपना मोबाइल उठा लिया, ये क्या है? ये हमारी इच्छा के अनुसार ये कार्य हुआ है। आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? अपनी इच्छा के अनुसार से आपने चैनल खोला है मेरा, यानी एजुकेशन थेरेपी चैनल खोला, और आपने इस पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया, ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया। लेकिन जैसे पलकों का झपकना, आपकी आंखों की जो पलकें होती हैं वो खुलती बंद होती रहती हैं, वो क्या है? वो अनैच्छिक क्रिया है, आप उसको रोक नहीं सकती। आज ज़्यादा देर आप हाथ से पकड़ के रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए दिक्कत यानी परेशानी पैदा हो जाएगी। ये पलकें ऑटोमेटिक खुलती बंद होती रहती हैं, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। भोजन का पचना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। आपके शरीर के अंदर भोजन किस तरह से पच रहा है उस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, वो अपने ही स्पीड में पचेगा, अपने ही तरीके से पचेगा, ठीक है। तो दो तरह की क्रियाएं हो गई शरीर में, एक अनैच्छिक एक ऐच्छिक। अब इसमें सब कुछ, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब तंत्रिका तंत्र से जुड़कर ही कार्य करती हैं। अब तंत्रिका तंत्र की बात करें तो 3 तंत्रिका तंत्र भाग होते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क, एक होता है रीढ़ रज्जु, और एक होता है तंत्रिकाएं, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं।
अब तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, क्योंकि तंत्रिका कोशिका से ही मिलकर तंत्रिका बनती है और तंत्रिका से मिलकर तंत्रिका तंत्र बनते हैं, तंत्रिका अंगों से मिलकर तंत्रिका तंत्र बनते हैं। तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है और ये कुछ इस तरह से इनका डिज़ाइन होता है। ये आगे से कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, बीच में एक वो होता है केंद्रक, डेंड्रान होता है, इसको डेंड्रान कहते हैं, और ये पीछे का इनका सारा भाग रिसीवर होता है और इसके पीछे सेम ऐसे भाग और होता है ऐसे, ठीक है, इसके आगे एक ऐसे होगा, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ से सिग्नल रिसीव होगा, यानी यहाँ से सिग्नल अगली वाली कोशिका रिसीव करेगी और आगे वाली कोशिका को ये सिग्नल भेजेगा। इस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए सूक्ष्म जंतुओं में जैसे अमीबा हो गया तथा अस्पंज के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती, यानी अमीबा इन सब में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती, लेकिन समस्त जितना भी इनका पूरा शरीर जो है ना, ये संवेदना ग्रहण कर लेती है, ठीक है। संवेदना इनके पूरे शरीर में ही ग्रहण होती है। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है कि कोई भी शरीर में उद्दीपन का मतलब जैसे किसी ने आपको छुआ, आपके शरीर को किसी ने मारा, आपने चलना प्रारंभ किया तो आपके शरीर को पता चल रहा है कि हाँ हम चल रहे हैं आप, ठीक है। तो कोई भी उद्दीपन होता है हमारे शरीर में, उसको दिमाग तक पहुंचाना ये कार्य होता है तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। उसके हिसाब से उत्तर देना, ठीक है, उत्तर देना है नहीं देना है, ये सारी चीजों को डिसाइड करना ही तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तंत्रिका तंत्र भी आप समझ गए, अब आते हैं ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी अक्सर आपने सुना होगा, अगर आप पुरानी कहानियां सुनते होंगे या साधु बाबा की कहानियां सुनते आए होंगे, आप सुनते होंगे कि लोग अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं, तो उन्हीं इंद्रियों को ही हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमें सर्दी में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, हम मीठी चीज़ खाते हैं तो हमें पता चल जाता है इसका स्वाद मीठा है, नमक खाते हैं तो हमें पता चल जाता है इसका स्वाद नमकीन है, ठीक है। तो ये सब कैसे पता चलता है? ये हमारे शरीर के कुछ विशेष अंग होते हैं जो हमें इसका अनुभव या ज्ञान कराते हैं। अब इन्हीं संवेदी अंग, इन्हें क्या कहते हैं? संवेदी अंग कहते हैं। अब इन्हीं संवेदी अंगों को ही हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। जैसे कान हो गया, कान क्या करता है हमारा? सुनने का कार्य करता है। आंख क्या करता है? देखने का कार्य करता है। नाक क्या करता है? सुगंध का अनुभव करने का कार्य करता है। जीभ क्या करता है? स्वाद का अनुभव करने का कार्य करता है। और त्वचा स्पर्श का अनुभव करने का कार्य करता है। तो यहां से आप समझ गए कि ये सारे कार्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा होते हैं और इनमें 5 चीजें आती हैं: कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। अब आते हैं कान पर। सबसे पहले कान के बारे में जान लेते हैं। कान क्या करता है? सुनने का कार्य, यानी इसको हम श्रवणेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर का संतुलन भी बनाने में मदद करता है। हमारे कान के अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे हम जब गिरने वाले होते हैं तो ये लिक्विड जब हिलता है और हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है, तब हमारा मस्तिष्क जान पाता है कि हम गिरने वाले हैं। तो संतुलन बनाने में भी ये कार्य करता है, सुनने में भी ये कार्य करते हैं। अब मनुष्य के कान की बात करें तो ये 3 भाग में होते हैं, ठीक है। इनका 3 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य कर्ण, यानी बाहर वाला कान, जो होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है। ये लचीला होता है, ठीक। आप देखते हैं ना बाहर जो कान होता है हमारे, जब हमसे कोई बदमाशी होती है तो हमारे मास्टर जी लोग, गुरु जी लोग क्या करते हैं? कान पकड़ के ऐंठ देते हैं, ठीक है। तो ये जो कान हमारा बना होता है बाहर वाला ना, उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज बोलते हैं इसे। एक तरह की हड्डी ही है, लेकिन ये मुलायम हड्डी होती है जो टूटती नहीं। मतलब ऐसा नहीं है टूटेगी नहीं, टूटेगी बहुत ऐंठ देंगे तो टूट ही जाएगी, लेकिन फिर भी नॉर्मल हड्डी जो होती है, कठोर हड्डी, उसकी अपेक्षा मुलायम होती है, ठीक है। इसके बाद होता है मध्य कर्ण, ठीक। मध्य कर्ण, बाह्य कर्ण हो गया। अब मध्य कर्ण। मध्य कर्ण क्या करता है? देखिए मध्य कर्ण, यहाँ पे आप देखेंगे ये बाह्य कर्ण है, ठीक है। ये है मध्य कर्ण, ठीक है। उसके बाद ये है आंतरिक कर्ण। मध्य कर्ण क्या करता है? ये कर्ण गुहा में स्थित कर्ण पटा जो झिल्ली होती है उसको ही कहते हैं। ये यहाँ पे 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, यानी हड्डियां होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। उसके बाद आंतरिक कर्ण आता है, अर्धपारदर्शक झिल्ली की बनी होती है। ये एक कालगहन के रूप में होता है, ठीक है। ये अब हमारे मस्तिष्क को
जो संदेश पहुंचाने का कार्य होता है ये यही करता है। ठीक है, अब देखिए बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आंतरिक कर्ण का संबंध श्रावण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है या सुनने का कार्य करता है तथा शरीर के संतुलन का भी कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा कान। अब देखिए ये तो मनुष्य का कान था। अब कुछ और जीवधारी की बात करें, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, पक्षियों में बाह्य कर्ण नहीं होते परंतु इनमें आंतरिक कर्ण पाए जाते हैं और इन्हीं आंतरिक कर्णों की सहायता से ध्वनि को सुनने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में तो कान बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे मछली हो गया, पक्षी हो गए, मेढक वेढक हो गए, ये सब क्या करते हैं, इनमें बाह्य कर्ण नहीं होते। अब आते हैं आंखों पर। आंखों में इशारे हो गए, चलो आंखों पर आते हैं। आंख क्या है, ये दृश्येंद्र है। दृश्येंद्र के मतलब देखने का कार्य करती है। ठीक है, आप जो देखते हैं, देख कर आप कुछ देखेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अब इस वीडियो में आप चीज़ों को देख भी रहे हैं, साथ साथ सुन भी रहे हैं। ठीक है, देखने और सुनने दोनों की क्रिया करके, दोनों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके आप सारे ज्ञान को अपने मस्तिष्क में स्टोर कर रहे हैं। ये कार्य हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। मनुष्य की आंख क्या है? मनुष्य की आंख क्या है? ये जो हमारा कपाल है, खोपड़ी है, इस खोपड़ी के एक हिस्से में लगी हुई होती है। ये नेत्र कटोरों में आंखें हमारी क्या होती है, सुरक्षित रखी होती हैं या रहती हैं। आंखों का जो भाग दिखाई देता है वो सिर्फ 1/5वां भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, 1/5वां भाग ही आंखों का हमको दिखाई देता है। बाकी की आंखें जो होती हैं वो अंदर ही होती हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता। आंखों के अंदर एक पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा जो चीज़ें हम देखते हैं वस्तुओं को, वो हम देख पाते हैं। उनका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर सही से बन पाता है उत्तल लेंस के ही द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारी आंख। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए। क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दृष्टिहीन होते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो दृष्टिहीन होते हैं या जिन्हें हम अंधा कहते हैं। तो होता क्या है कि बहुत से दानी लोग होते हैं जो मरने से पूर्व, जब उन्हें लगता है कि आप मरेंगे या जो भी है, तो वो मरने से पूर्व भी अपनी आंखों का दान कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी आंखों का दान कर देते हैं का मतलब कि वो ऐसा दान होता है कि वो अपने आंखों को डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, लेकिन वो आंखें तभी निकाली जाएंगी जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे मैंने अपनी आंखों का दान किया, मैंने कह दिया कि मेरी आंखों का मैं दान कर रहा हूं और जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंखों को निकाल कर किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को लगा दी जाए ताकि वो इस दुनिया को देख सके। ठीक है, तो इस तरह से भी दान होते हैं और ये करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। हर इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए। जो आंखें हैं वो मरने के 8 घंटे के अंदर अगर निकाल के रख ली जाएं तो वो 72 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को लगाई जा सकती हैं, यानी प्रत्यारोपण इसका किया जा सकता है। आंखें 72 घंटे तक सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी दृष्टिहीन की मदद कर सकते हैं। आपके मरने के बाद ही वो आंखें ली जाएंगी, पहले नहीं ली जाएंगी। ठीक है, दान का मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक पर आते हैं। नाक भी हमारी ज्ञानेंद्र है। नाक का मतलब क्या है? नाक घृणेंद्र कहा जाता है इसे, जो कि क्या कार्य करता है? सूंघने का। सूंघने का मतलब सुगंध, दुर्गंध, इन सब को महसूस करने का। आपने देखा होगा कि जो पुलिस होते हैं क्राइम वाली जगह पे जाते हैं तो एक डॉग्स लेके जाते हैं, कुत्तों को लेकर जाते हैं, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो सूंघने का, नाक क्या करता है? सूंघने का कार्य। अब जीभ की बात करें, जीभ क्या करता है? जीभ स्वादेंद्रिय है, जो हमें स्वाद के बारे में बताती है। खट्टा, मीठा, कसैला, कैसा स्वाद है किसी चीज़ का, उसके बारे में ये बताती है। ठीक है, और लेकिन जो मेढक की जीभ है वो क्या करती है? वो अपने शिकार को पकड़ने का कार्य करती है। मेढक अपने जीभ से अपने शिकार को पकड़ता है और फिर खाता है। ठीक है, अब त्वचा की बात करें। त्वचा क्या है? त्वचा स्पर्शेंद्रिय है। ये ठंडा, गर्म, किसी का छूना, ये सब बताती है। अब इसी छूने की पद्धति से ही, ठीक है, ये स्पर्श वाली पद्धति के कारण ही ये ब्रेल पद्धति
उत्पन्न हुई, जिससे क्या होता है, नेत्रहीन व्यक्ति जो होते हैं ये अक्षरों की पहचान छूकर ही कर पाते हैं। ठीक है, इसे हम ब्रेल पद्धति कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आते हैं मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल। देखिए कंकाल आप यहाँ देख रहे हैं, ये है क्या, ये मानव कंकाल है। ठीक है, ये क्या है, मानव का कंकाल। कंकाल तंत्र क्या है, देखिए कंकाल तंत्र का मतलब है ये हमारे शरीर की नींव है। ठीक है, क्या है, हमारे शरीर की नींव है, क्योंकि आप जानते हैं कोई घर बनेगा तो पहले उसकी नींव अच्छे से बनी होनी चाहिए। तो जब कंकाल हमारा बना होता है, तभी इसके ऊपर जो है मांस चर्बी ये फलाना धमाका इसमें आते हैं, और फिर हमारा एक सुडौल शरीर तैयार होता है। तो ये है हमारे शरीर का नींव। ठीक, इसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। जैसे कि यहाँ पे खोपड़ी है, यहाँ पे सीना है हमारा, कूल्हा है, यहाँ पे जांग है, यहाँ पे पैर की हड्डियां हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मिलकर ही कंकाल तंत्र बनाते हैं। अब जंतुओं में कंकाल जो है दो प्रकार के होते हैं। जो कंकाल है दो प्रकार के होते हैं। एक तो त्वचा के ऊपर पाए जाने वाला कंकाल, जो बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर आदि। ठीक, और त्वचा के भीतर पाए जाने वाली अस्थियां, उपास्थियां, ये अंतः कंकाल होती हैं। तो दो तरह की कंकाल होती हैं। अब मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें 213 हड्डियां पाई जाती हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार जो कशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे मेढक, खरगोश आदि, यानी जो भी है, और ये जंतु होते हैं कशेरुकी रीढ़ की हड्डी वाले, इनमें भी कंकाल पाया जाता है, यानी कंकाल के द्वारा ही इनका शरीर निर्मित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेढक है, ये मेढक का अस्थिपंजर है, यानी इसका कंकाल है। तो ये भी, इसके अंदर भी कंकाल पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंतः कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है अनुबंधीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल की बात करें यहाँ पर, तो खोपड़ी, कशेरुकी दंड और उरोस्थी या पसलियों में इनको विभाजित किया जाता है। और अनुबंधीय कंकाल की बात करें तो इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, मेखलाएं और हाथ एवं पैर की हड्डियां। यानी जो अंतः कंकाल है उनको अलग थोड़ा सा और वर्गीकृत कर दिया गया है, उनको और भागों में तोड़कर और वर्गीकरण कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अक्षीय कंकाल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। अक्षीय कंकाल की बात करें तो अक्षीय कंकाल में तीन तरह की चीजें आती हैं, तीन तरह के भाग आते हैं। एक तो खोपड़ी आती है, कशेरुकी दंड आता है, उरोस्थी हड्डियां आती हैं। खोपड़ी जो हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपर हवा में होता है, वो होता है खोपड़ी, यानी कपाल जिसको कहते हैं, चेहरे की हड्डियां कहते हैं। अब मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब चेहरे में हमारा कान, नाक, आँख, जबड़े की हड्डियां ये सब आती हैं, इनमें 20 हड्डियां होती हैं। अब कान, नाक, आँख ये सब मिला के जो जबड़े वबड़ा होता है, इसको मिला के हमारी 20 हड्डियां होती हैं। और जो हमारे कपाल की हड्डियां होती हैं वो 8 हड्डियां होती हैं, और ये दोनों मिलकर कितनी हड्डियां बनाती हैं, 28 हड्डियां बनाती हैं। ठीक है, तो कपाल में टोटल यानी खोपड़ी में हमारी 28 हड्डियां होती हैं। अब कशेरुकी या कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी, देखिए रीढ़ की हड्डी जो होती है ये कशेरुकी प्राणी में पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी में पहला तो जो हमारे गले से या खोपड़ी से जुड़ी होती है उसको सेक्रम कहते हैं, उसके नीचे जो भाग होता है उसको कटी कहते हैं। फिर जो हमारे सीने यानी हमारी पीठ में जो हिस्सा होता है, पीठ का जो हिस्सा होता है वो पक्षीय होता है, और जो हमारे सब रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी जो एक वयस्क प्राणी होता है उसके मेरुदंड में यानी उसके कशेरु में 26 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें 33 हड्डियां पाई जाती हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बाद आते हैं अब हम उरोस्थी या पसलियां जिसको कहते हैं, छाती की हड्डियां, सीने की, हमारे सीने की हड्डियां। तो सीने में आप देखते हैं हमारे सीने के अंदर हमारा हार्ट होता है, और हमारे ये जो फेफड़ा होता है ये उसी सीने के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं, यानी पसलियों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अब मनुष्य के जो वक्ष होता है, जो पसलियाँ होती है, टोटल 12 जोड़ी पसली होते हैं। ठीक है, 12 जोड़ी पसलियों के अंदर ही ये फेफड़ा और हृदय, हमारे जो हार्ट है हमारा, सुरक्षित रहता है। इसके बाद आते हैं अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल में क्या आता है,
मेखलाएं और हाथ व पैर की हड्डियां आती हैं। अब अनुबंधीय कंकाल में टोटल 126 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसमें देखिए संधि। अब देखिए संधि का मतलब जैसे हमारे घुटना है, हमारे घुटने हो गए, हमारी कोहनी हो गई, हमारी कलाई हो गई, ये क्या है, ये संधि के द्वारा ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तभी हम इसको मोड़ पाते हैं, घुमा पाते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस तरफ इसको मुड़ने के लिए बनाया गया है आप उसके उल्टी दिशा में इसको मोड़ रहे हैं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये जगह, इन जगहों को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, संधि वाली जगह ही। ठीक है, इसके बाद आता है उपास्थि। उपास्थि क्या है, कार्टिलेज बोलते हैं इसको। जैसे अभी ऊपर ही मैंने बताया क्या है, जैसे कान, हमारा जो बाह्य कर्ण है, बाह्य कर्ण जिसका बना होता है उसको हम उपास्थि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कंकाल के कार्य। ठीक है, कंकाल के कार्य आप देख लीजिए। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। रीढ़ की अस्थियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करता है। खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क को सुरक्षित करता है। कंकाल प्रचलन में कंकाल प्रचलन में यानी गति में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, कंकाल नहीं होगा तो आप गति में, किसी भी बड़े जीव की गति में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो कंकाल उसमें प्रचलन में सहायता प्रदान करता है। अब आते हैं अगले बिंदु पर, जंतुओं में गति। अब जंतुओं में गति देखिए, भिन्न भिन्न तरह के जंतुओं में अलग अलग तरह से गति होती है। जैसे अब देखिए मछली गति करने के लिए किसका उपयोग करती है, इसके जो पखने होते हैं, मछली के जितने भी पखने होते हैं, पंख जो होते हैं मछली के, यही इसको सहायता प्रदान करते हैं गति करने में। ठीक है, चाहे लंबी मछली हो, चाहे जो भी, उसमें जो पखने होते हैं यही इसको दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ने में सहायता करते हैं। वहीं आप जो चिड़िया है, अमीबा कैसे करता है, अमीबा अपने कूट पाद द्वारा करते हैं। यानी अमीबा का कोई आकार नहीं होता और वो अपने कूट पाद द्वारा ही जो भी है ये गति करता है। पक्षियों में बात करें तो पक्षी कैसे करते हैं, पक्षियों में पंख होते हैं। जैसे तोता है, चिड़िया, जितनी भी चिड़ी पक्षी हैं, और यहाँ पे बत्तख है, ये सब क्या करते हैं, बत्तख पैर से गति कर लेती है, तैर कर, पंख के द्वारा थोड़ा सा उड़ भी लेती है। तो ये क्या है, पंख के द्वारा गति करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है, इस तालिका में आपको भरना है, केचुआ कैसे चलता है, पक्षी कैसे करते हैं, सर्प कैसे गति करता है, बकरी कैसे करती है। ठीक है, तो ये आप भर के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। अब आते हैं मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। देखिए मानव शरीर क्या है, अपने पैर के द्वारा चलता है, पैर के द्वारा दौड़ता है। ठीक है, बहुत से करतब दिखाने वाले लोग हैं जो अपने हाथों के बल पे भी गति कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं कर सकते। हमारा पैर ही ऐसा है, हमको ऐसा बनाया गया है, या हमें ऐसे आदत डला दी जाती है कि हम पैर के द्वारा ही सबसे ज़्यादा गति कर पाते हैं। अब हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं जो अलग अलग तरह से गति करते हैं। हाथ को हम वृत्तीय गति करा सकते हैं, अपने कंधे को हम वृत्ताकार गति करा सकते हैं, अपने कमर को हम वृत्ताकार गति करा सकते हैं, पैर को हम आगे चलने में प्रयोग कर सकते हैं, हाथ को मोड़ सकते हैं, घुटने को मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये गतियां होती हैं मानव शरीर के अंदर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आते हैं इस पार्ट में हमने जो जो चीजें पढ़ी है एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए यहां पर ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता उन्हें अकशेरुकी प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें कशेरु दंड पाया जाता है उन्हें कशेरु या रीढ़ वाले प्राणी कहते हैं। कशेरुकी मतलब रीढ़ वाले। ठीक है, मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा, यानी मुख से स्टार्ट होता है, इसमें मुख आता है, मुख गुहा आती है, ग्रसनी ग्रास नाल, आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत से मिलकर बना होता है। यकृति अग्नाशय पाचक ग्रंथियां हैं। पित्तरस का निर्माण यकृति में होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसमें वृक्क, त्वचा, यकृति, फेफड़ा, आंत मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलय। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं,
जबकि शिशु में 213 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये अभ्यास प्रश्न भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। फिर भी कहीं कोई चीज़ में दिक्कत है, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी उस दुविधा को दूर करने की। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पाठ अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।